Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start with a new chapter from class 12th portion and the name of the chapter is Dual Nature of Radiation and Matter. ये मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बिल्कुल भी यहां पर डिफिकल्टी आपको नहीं होगी, बशर्ते आपको कुछ यहां पर जो आने वाले कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर में से मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछेंगे, लेकिन इसके साथ में जो दो चैप्टर और आएंगे मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड, जो कि एटम्स और न्यूक्लिया है, तो ये टोटल मिला के 3 चैप्टर का जो पोर्शन है, एक पूरा पैक है। तो इसमें से मिनिमम 3 क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन तो ये तो आने ही वाला है, इसको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन लगभग 5 क्वेश्चंस तक इन 3 चैप्टर में से मिला के पूछे जाने की उम्मीद होती है नीट के एग्जाम के अंदर में। क्लियर है? सो हम लोग यहां पर ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और कुछ चीजें जैसे यहां पर इस चैप्टर में से बहुत सा पोर्शन, या मैं बोलूँ ये आने वाले जो सबसीक्वेंट है एटम्स या न्यूक्लिया, ये वो केमिस्ट्री में भी आपने बहुत कुछ हद तक पढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए आपको ये चैप्टर में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये वो चैप्टर है जहां पर मेहनत कम है लेकिन स्कोर अच्छा है। ठीक है, अब यदि यहां पर मैं और कुछ बातें आप लोगों को बोलने की कोशिश करूं तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, मतलब आप यहां पर अभी लेक्चर सुन रहे हैं, तो लेक्चर सुनने से पहले एक बार इस पूरे चैप्टर को गो थ्रू कर लीजिए, मतलब रीड कर लीजिए। और रीड करने के बाद में अब आप जब इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको पॉइंट्स क्लिक हो जाएंगे, सर ने यहां पर ये पॉइंट बताया, तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा मेरे लिए कि इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? और जब लेक्चर खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर से एक बार जितना पोर्शन यहां पर बुक में से कवर हुआ है उसको एक बार फिर से रीड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो आपने पढ़ा था वो एकदम से अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब यहां पर जो इस चैप्टर से रिलेटेड और कौन सी पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, वो पॉइंट ये पता होना चाहिए कि भैया मॉडर्न फिजिक्स के लिए एकदम नई नोटबुक यहां पर आपको बनानी है, जहां पर एकदम कोरी, एकदम ताजी नई नोटबुक के अंदर में चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले आगे के 3 से 5 पेजेस आप लोगों को ब्लैंक रखने हैं। ये 3 to 5 पेजेस, मैं तो 5 पेजेस पे ही फोकस करता हूं। उसका रीजन ये है कि भैया जब आप इस चैप्टर को कर रहे होगे, ठीक है, तो इस सेक्शन को जब आप करोगे तो यहां पर जो छोटे छोटे से फॉर्मूले बनेंगे, छोटे छोटे से क्या बनेंगे? फॉर्मूले बनेंगे। तो उन पे फॉर्मूलेस को आप एक साथ लिखते हुए चलेंगे। कुछ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट बनेगा कि भैया इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको भी लगेगा, अपने आप अपने मन से फीलिंग आएगी कि हाँ भाई इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्या, तो यस क्वेश्चन बन सकता है, तो इस लाइन को भी लिख लिया। तो ऐसे करते हुए 5 पेजेस, देखो मैं तो मिनिमम 5 पेजेस की बात करता हूं। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग यदि पीछे से भर जाए तो मतलब आगे के यदि 5-6 पेजेस भर जाए तो आप पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कई लोग तो पहले से ऐसा करेंगे कि भाई आगे से काहे को छोड़ना, पीछे से हम लोग रिवर्स में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा भले ही आप रिवर्स में आ रहे हो तो भी आगे के 2-3 पेजेस, 5 पेजेस आप रख देना, खाली काम आएंगे, अच्छा होता है। क्योंकि देखो आगे ढूंढना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जल्दबाजी में कहीं समझो हम बैठे हैं, अचानक से एक पेज की जरूरत पड़ी, अरे एक पेज देना, हम देखते ना ताव देखते, पीछे से ही जनरली पेज फाड़ लेते, पता लगा आपने बनाई हुई मेहनत फट गई। तो इससे बचने के लिए सजेशन यही रहता है कि भैया आगे से लिखो। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई? ओके, अब जो करना था मैंने आपने कर लिया। तो लेक्चर सुनने से पहले आपने एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी आज लेक्चर देख लीजिए। लेकिन फिर भी सजेशन यही रहेगा कि अब इसको आपको उतना पोर्शन जो इस लेक्चर का पोर्शन है उसको एकदम ध्यान से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, सो अब मैं चैप्टर के अंदर में एंट्री कर देता हूं। जो बेसिक चीजें रिक्वायर थी वो मैंने यहां पर आपको बता दी हैं। इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होता है। हाँ, थियोरेटिकल जो क्वेश्चन बनते हैं वहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ही बोला जा रहा है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, सो चैप्टर की हेडिंग यहां पर आ चुकी है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब सबसे पहले जब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको एनसीईआरटी स्टार्ट करने पर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, इंट्रोडक्शन के पार्ट को जब आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको क्या समझ में आएगा? देखो सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैटर का मतलब है आपके जो
जो सब्सटेंसेस है, जैसे अभी ये क्या है, ये पेन है, तो इस पेन के बारे में बात कर रहे हैं। रेडिएशन से यहां पर मतलब हमारा मेनली लाइट से है, मतलब बेसिकली हम लोग यहां पर लाइट की स्टडी करने वाले हैं और साथ ही साथ में कुछ पार्टिकल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। इस बात को आप लोग दिमाग में रखेंगे। पहली बात तो ये हो गई भैया, क्लियर है? ओके। अब लाइट के बारे में स्टडी जब कर रहे हैं तो देखो लाइट के बारे में क्या था कि अर्ली जो एकदम स्टार्टिंग वाला फेज था जहां पर न्यूटन सर थे, तो वो लाइट को एक पार्टिकल नेचर मानते थे, क्योंकि देखो उनका पूरा का पूरा जो काम था मोस्टली वो मैकेनिक्स में था, और मैकेनिक्स वाला बंदा है मतलब वो पार्टिकल को लेके ही ज्यादा दिमाग लगाएगा। तो उन्होंने उसी तरह से सोचा, और उस समय न्यूटन सर बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनके सामने उन्होंने जो बोल दिया वही सब कुछ सही हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आए जिन्होंने लाइट के बारे में बोला कि भाई लाइट जो है वो वेव नेचर की है। उसके बाद में फिर प्लैंक आए, उन्होंने अब देखो जो नए साइंटिस्ट थे वो शायद हाइजन थे, तो उनको इतना ज़्यादा ये नहीं था कि भाई कि इतना ज़्यादा नाम नहीं था, तो किसी ने उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद में फिर प्लैंक आए, फिर उन्होंने उसको पार्टिकल नेचर बता दिया। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, मैक्सवेल आए, उन्होंने फिर से वेव बता दिया। उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थ्योरी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद में डी ब्रॉगली सर आए और उन्होंने ड्युअलिटी के बारे में बात की। किसके बारे में बात की? ड्युअलिटी के बारे में, मतलब पार्टिकल नेचर एज वेल एज लाइट नेचर। तो देखो ये स्टार्टिंग में हो सकता है साइंटिस्ट का नाम थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, तो ठीक है, उसको आपको कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मेनली बात जो हम लोगों को करनी है, इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है इसके अंदर में वहां पर क्या दिया गया है। तो देखो यहां पर स्टार्टिंग करी गई है हर्ट्ज और मैक्सवेल के नाम से। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है और मैक्सवेल भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है, तो इनके नामों से यहां पर स्टार्टिंग करी गई है। और उन्होंने बोला, यहां पर बोला गया कि भैया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। अब कई लोगों के मन में सवाल उठेगा, सर जी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आखिर है क्या, क्या है? तो देखो अभी के लिए तो बस आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह की वेव है। वेव का मतलब है एक तरंग, जो जैसे आप पानी में पत्थर डालते तो कैसे तरंग सी उठती है, वैसे ही कुछ तो भी वेव है। अभी आपको इस पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। रेस्पेक्टिव चैप्टर में रेस्पेक्टिव टॉपिक है ये, क्लियर है? ओके, चलो हम लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद में यहां पर और क्या क्या चीजें दी गई हैं कि भैया यहां पर लाइट का जो वेव नेचर है उस पर बहुत ही एम्फेसिस किया गया है, क्योंकि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी की, तो वहीं से बात आ रही है। यहां पर आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? पॉइंट एकदम छोटे छोटे से पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। लाइट के बारे में यदि बोला जाए तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जो हमें विजिबल होता है। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस, जो हमें दिखाई देता है। उसके बाद में यहां पर एक्सरेज वगैरह की भी खोज हुई थी, रॉन्टजन करके। अब देखो ये छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट्री में कई बार देखो, फिजिक्स में तो पूछने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है, लेकिन केमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है कि साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड कि भाई हु इज रिलेटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। तो एक्सरे से रिलेटेड है, यहां पर रॉन्टजन की यहां पर बात करी गई है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए थॉमसन का नाम दिया गया है, और भी छोटी छोटी सी डिस्कवरीज के बारे में बात करी गई है। मेनली उस समय जो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे वो चल रहे थे कि भाई गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही है। डिस्चार्ज ट्यूब थी एक, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को पास करा के देखा जा रहा था। अब यहां पर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में बहुत ही लो प्रेशर पर, प्रेशर की वैल्यू भी दे रखी है आपके एनसीईआरटी में 0.001 mm ऑफ Hg। 0.001 mm ऑफ Hg का मतलब क्या होता है? देखो हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है अभी इस समय, जो आपके सर पे प्रेशर है, जो मेरे सर पे प्रेशर है, वो है आपका 1 atm प्रेशर है। ये कितना प्रेशर है? 1 atm प्रेशर है, और इट इज इक्विवेलेंट टू 760 mm ऑफ Hg। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम प्रेशर वहां पर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में किया गया है। कितना किया गया था? 0.001 mm ऑफ Hg। Hg मतलब मर्क्यूरी, ठीक है। सो मर्क्यूरी का एक कॉलम होता है, उससे हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं, भैया इतना प्रेशर यहां पर है करके। सो ये वाली बात आई। सो वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर उन एक्सपेरिमेंट के दरमियान देखा गया कि जो कैथोड के जो अपोजिट वाला जो ग्लास है वहां पर कुछ स्पार्क नजर आ रहा था, कुछ चमक नजर आ रही थी। और ये जो चमक थी वो बेसिकली उस ग्लास पर डिपेंड कर रही थी कि भैया ग्लास कौन सा है। सोडा ग्लास के लिए कुछ दिया गया है कि येलोइश टाइप का ग्लो वहां पर नजर आ रहा था। ये बेसिक बेसिक बात है। देखो मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, मैं बोल रहा हूं कि ये बेसिक बेसिक बातें जो मैं बोल देता हूं, इससे आपको एक बार में क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, सबसे
यहां पर जो कैथोड रेज की फिर यहां पर बात करी गई है कि भैया ये कैथोड रेज, और इसके रिलेटेड साइंटिस्ट कौन है, विलियम क्रुक्स, बराबर है कि नहीं, क्रुक्स नाम का साइंटिस्ट आया, तो वहां पर आगे और डिस्कवरी गई। देखो ये बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जिनके बारे में हम लोगों को बस यहां पे छोटे छोटे से नाम दिए गए, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं दिया गया। आपको ऐसा लगेगा ये 5-10 मिनट का जो पॉइंट है, स्टार्टिंग का जो पोर्शन है मेरा, ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। वहां पर जब ये कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई उसके बाद में जो थॉमसन है वही थे जिन्होंने बताया कि ये जो कैथोड रेज है इनका ये नेगेटिवली चार्ज हैं और इसके अंदर में छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, इनको इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया और बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की तरह ही काम कर रहे हैं, या बोलें कि यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर हैं। यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर है मतलब किसी भी पदार्थ के लिए कोई भी सब्सटेंस यदि आपने लिया है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है करके, मूलभूत पार्टिकल ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसके बाद में एक पॉइंट और आएगा, यहां पर मिलीकैन करके एक साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने पाया था कि हर ड्रॉपलेट के लिए E/m का जो रेशियो आ रहा था वो सेम आ रहा था। बेसिकली उसे बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है E/m। E/m, E स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड m स्टैंड्स फॉर मास। अब यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास दोनों मालूम है, लेकिन उस समय जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो कुछ तो भी था ना वहां पर। अभी तो आप जानते भैया एक एटम है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये बात अब आप जानते हैं। लेकिन ये उस समय की बातें हैं जब कोई नहीं जानता था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, प्रोटॉन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, न्यूक्लियस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। ऐसा जब नहीं मालूम था तब की ये बात है कि भाई तब उन्होंने एक रेशियो के बारे में बात करी, E/m, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है बुक के अंदर में भी, और वो वैल्यू आपको याद ही रख लेनी है, 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, कूलम पर किलोग्राम। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा सकता है। अब ये जो थी मेन बातें, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर में मैंने यहां पर आपको से डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन मेनली देखो कि यहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में किया जा रहा था, जहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, बेसिकली जनरली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स मेटल के लेते हैं, लेकिन आप केमिस्ट्री में अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लेने वाले हैं, वो बात की बात है। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोड जनरली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स जो लेते हैं मेटल्स के लेते हैं। अच्छा भाई, मेटल का जब इलेक्ट्रोड लिया तो मेटल की एक बहुत ही खूबसूरत बात है, क्या कि मेटल्स के अंदर में, मेटल्स कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के पास में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये नहीं है कि भैया ऊपर घूम रहे हैं, नहीं, ऊपर नहीं घूम रहे हैं, वो अंदर के अंदर में ही घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। और ये बात आप किस बेसिस पर जानते हो? आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, अलग अलग मेटल्स के लिए, कॉपर के लिए पढ़ोगे, जिंक के लिए पढ़ोगे, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से अरेंज्ड हैं ये बात आप लोग जानते हैं। यस और नो? अब हम लोग एक बात और जानते हैं, वो ये है कि दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ये जो मेटल्स हैं भाई, मेटल्स की कंडक्टिविटी से मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि मेटल्स में से करंट फ्लो होता है। आपने देखा होगा गांव साइड में ऊपर से तार जा रहे होते हैं एल्यूमिनियम के या कॉपर के, तो उसमें से करंट फ्लो होता है। आपके घरों में जो वायर्स होती हैं उनके अंदर में कॉपर होता है कि नहीं होता है? यस। तो आप ये बात से भली भांति परिचित हैं कि मेटल्स में से करंट फ्लो होता है। यस और नो? अब ये मेटल में से जो करंट फ्लो होता है वही आपकी कंडक्टिविटी, और इस कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात यहां पर चल रही है। तो हम लोग जनरली, यदि मैं आपसे एक पॉइंट और यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई देखो क्या है कि ये एक मान के चलो मेटल का ब्लॉक है। ये क्या है? एक मेटल का ब्लॉक है। तो इसके पास में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब क्या होता है कि यदि मान के चलो हम लोगों ने इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दी, अब ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन मान के चलो बाहर निकलने की कोशिश करी इसने। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो इस मेटल पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये इस इलेक्ट्रॉन को वापस से खींच लेता है, ये इलेक्ट्रॉन को वापस से खींच लेता है। और इसी के कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं ये इस मेटल के अंदर में ही रहते हैं। भले ही इस इलेक्ट्रॉन ने कोशिश की थी कि ये इस सरफेस से बाहर निकल के जाए, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, उस मेटल की सरफेस पे क्या बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। इस पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इस पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लिया और वापस से इलेक्ट्रॉन आपका मेटल के अंदर पहुंच गया। इसको जरा हम लोग कुछ इस प्रकार से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की मैं कोशिश करता हूं। मान के चलो ये एक रूम है, इस रूम के अंदर में दो बैचलर दोस्त रह रहे हैं, ठीक है, ओके। अब वो कौन है, कैसे हैं, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ दो दोस्त बोल रहा हूं, वो कुछ भी हो सकते हैं। और ये यहां पर ये दो दोस्त थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन दोनों में किसी कारण से तो हो गई लड़ाई, इन दोनों में किसी कारण से तो भी हो गई लड़ाई। अब लड़ाई होने के बाद में ये महाराज यहां से बोले कि नहीं भैया, मैं तो अब यहां पे नहीं रहूंगा और मैं अपने लिए एक नई जगह ढूंढने जा रहा हूं। तो नई जगह जब ढूंढने जा रहा था तो हुआ क्या कि भाई देखो, ये यहां तक पहुंच गया, दरवाजे के बाहर पहुंच चुका है। अब जो दूसरा वाला था उसको गलती का एहसास हुआ, अरे ये तो छोड़ के जा रहा है, तो इन दोनों में यहां पर हो गई खींचातानी हो गई। मतलब समझ में आ रही है, लड़ाई को अभी सॉर्ट आउट करने की बात चल रही है। भैया ये बोल रहा है कि तू लौट के वापस आ जा, तू कहां जा रहा है, तू मत जा, तू लौट के वापस आ जा। ये बोल रहा है कि नहीं मैं तो जाऊंगा, अब नहीं भाई, अब तेरे से नहीं बनने वाली मेरी, अब तो मैं जाके ही रहूंगा। ऐसी बात यहां पर बनने लगी। अब देखो, अब एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछता हूं, क्या होगा, ये दरवाजा है यहां पर, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज बन के आती हैं, यदि इसकी ताकत ज्यादा है तो ये यहां से छुड़ा के भाग जाएगा, ये निकल जाएगा, और यदि इसकी ताकत ज्यादा है तो क्या होगा, ये इसको वापस खींच लेगा। यस और नो, क्या यही होगा कि नहीं होगा, सोचिए, कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है। दो दोस्त एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं, जिसकी ताकत ज्यादा होगी उसी का इफेक्ट दिखने को मिलेगा। यस और नो, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। यस और नो, आपने बोला यस, करके देख लेना, दो दोस्त खड़े हो जाना और एक दूसरे को पकड़ के खींचने की कोशिश करना, तो जिसकी ताकत ज्यादा है उसी का इफेक्ट नजर आएगा। अब यहां पर यदि इसकी ताकत ज्यादा हो जाती है तो ये इस घर को छोड़ के चला जाएगा, ये अपनी जिंदगी में जो करना है उसको वो करता रहेगा। लेकिन यदि इसकी ताकत ज्यादा हो जाती है तो ये क्या करेगा, इसकी ताकत ज्यादा होने पर ये इसे खींच के वापस यहां पर ले आएगा और वापस उसी कमरे के अंदर में दोनों रहने लगेंगे। यस और नो, क्या ये एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल था, तो मैं बोलूंगा यस, सिंपल सा एग्जाम्पल था। सो बेसिकली मेटल्स के अंदर में भी क्या हो रहा है कि ये मेटल्स के अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो अंदर में यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है, बिकॉज जब आप एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो तो पीछे पॉजिटिव चार्ज रहता है कि नहीं रहता, ये आप जानते हो बेसिक केमिस्ट्री से, मैं इतना उम्मीद करके चल रहा हूं। यदि नहीं जानते हो तो ये कैसे होगा, ये आगे सीखेंगे हम लोग। अभी के लिए देखो क्या हो रहा है कि अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर बन गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर वापस खींचने की कोशिश करेगा और इस कोशिश में मोस्टली वो सफल हो जाएगा, क्योंकि यदि मैंने माना कि इसकी ताकत ज्यादा है। लेकिन क्या होगा यदि इस इलेक्ट्रॉन की ताकत ज्यादा आ जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन की ताकत कब ज्यादा हो सकती है, इस इलेक्ट्रॉन की ताकत तब ज्यादा हो सकती है यदि इसे बाहर से कहीं एक्सटर्नल से कहीं बाहर से कहीं एनर्जी मिल जाए, बाहर से कहीं से भी एनर्जी मिल सकती है। अब ये एनर्जी के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास में, भाई एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आपने बोला यस होते हैं। जैसे आप आजू बाजू में देखोगे, नजर घुमाओगे, मुंडी घुमाओगे तो आपको मिलेगा बल्ब जलता हुआ दिखेगा आपके कमरे में, या ट्यूबलाइट जल रही होगी, तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पंखा घूम रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैकेनिक्स के अंदर में तो मोस्टली आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करनी होती है, लेकिन मेन बात यह है कि भाई एनर्जी है या नहीं है, तो आपने बोला यस, एनर्जी के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या फिर हम
मैं आपको बोलूं तवे पे बैठ जाओ और नीचे से गैस चालू कर लो, तो तवा गर्म होगा, आपको एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस, डेफिनेटली एनर्जी मिलेगी। मतलब एनर्जी बहुत सारे तरीकों से दी जा सकती है। यस और नो? तो आपने बोला यस। अब देखिए क्या होता है कि यदि इस एक्सटर्नल एनर्जी के कारण क्या हुआ कि भाई ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मतलब इसे बोला जाता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। हिंदी मीडियम वालों को तो बहुत ही आसान सा शब्द है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, है ना? उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना, तो ये इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। अब ये इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं वो क्यों निकल पा रहे हैं? ये तभी निकल पा रहे हैं जब मैं बाहर से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी इसको प्रोवाइड कर पा रहा हूं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के पास मेरी बाहर से कहीं से भी कुछ एनर्जी आ जाए तो ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, और यदि एनर्जी नहीं मिली उतनी तो ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ वो उसे खींच के वापस ले जाएगा। यस और नो? तो मैंने बोला यस। अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसे बोला जाता है वर्क फंक्शन। क्या बोला जाता है? वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? ये देखो, वर्क फंक्शन इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ध्यान से बोलो, सुनो मैंने क्या बोला। वर्क फंक्शन इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, या मैं बोलूं कि टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब इसको ऐसे, ये तो मैंने डेफिनेशन बोल दी, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग हिसाब से समझिए कि भैया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो है वर्क फंक्शन। ये एनर्जी किसके पास होनी चाहिए? मेटल के पास में कि इलेक्ट्रॉन के पास में? तो ये इलेक्ट्रॉन के पास में मिलनी चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, मेटल, देखो एनर्जी आप मेटल को दोगे वो बात सही है, लेकिन रिसीव कौन करेगा? रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन, और तब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर के बाहर निकल सकता है। और ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोगों ने नाम दिया है वर्क फंक्शन। क्या नाम दिया है? वर्क फंक्शन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डेफिनेशन को थोड़ा सा, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from its surface, जिस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो है आपकी वर्क फंक्शन। अब इसमें हमारे पास में जो फिजिक्स के अंदर में जो हम लोग वर्क फंक्शन के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट रहने वाली है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब वर्क फंक्शन की जो मतलब जो एनर्जी है इसे हम लोग मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में मेजर करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने एनर्जी की यूनिट पढ़ी होगी, जूल। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? जूनियर क्लासेस में 9-10 में पढ़ा होगा ना कि एक 2 किलोग्राम वाला पार्टिकल है, वो 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है, तो उसके पास में कितनी एनर्जी है? तो आंसर जूल में निकाला होगा आपने, 12 mv² लगा के, बराबर है 4 जूल। तो लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ये कैसे आती है इतनी एनर्जी? देखो ये एनर्जी जो है यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सा ये नंबर दिख रहा होगा, और ये नंबर से आप लोग वाकिफ हैं। ये नंबर क्या है? ये नंबर है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी है ना आपने, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोगों को मालूम होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यस, वही है। मतलब बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि यदि आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इसे मैंने 1 वोल्ट के बैटरी लगा के, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा के इसे क्या कर दिया है? एक्सेलरेट कर दिया है। क्या कर दिया है? एक्सेलरेट कर दिया है। तो ये भागने लगेगा, और जब ये भागने लगा तो इसके पास में जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। बात समझ में आ रही है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड through a 1 volt potential difference, then the energy acquired by an electron is equals to 1 electron volt energy.
क्या ये बेसिक बातें एकदम एकदम बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? यस और नो फटाफट से बता दो मुझे, आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यस आया। अब यहां पर क्या है ना, यहां पर आप देखोगे तो आपको कुछ पॉइंट बोले गए हैं कि प्लेटिनम के लिए वर्क फंक्शन मैक्सिमम होता है कुछ 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सीजियम के लिए सबसे कम होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? बेसिकली क्या है, देखो यदि मैं बात करूं, यदि आपने केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ा हुआ भी होगा कि सीजियम जो है वो आपका फर्स्ट वाला जो ग्रुप होता है उसके अंदर में सबसे बड़ा एलिमेंट, और जितनी एटम की साइज बड़ी होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही ज्यादा आसान होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो काफी दूर होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर वीक होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, फिजिक्स का काम नहीं है, बस मैंने बता दिया अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है जिसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एमिशन बोला है, अब हम लोगों को यहां पर इलेक्ट्रॉन एमिशन कराने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं जिसके बारे में हम लोगों को बात यहां पर करनी है। भाई देखो कौन कौन सा तरीका है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सो पहला तो है थर्माइनिक एमिशन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? थर्माइनिक एमिशन। अब ये थर्माइनिक एमिशन का मतलब क्या है कि यदि मैं क्या करूं, किसी भी मेटल की सरफेस को गर्म करूं, क्या करूं? गर्म करूं, या मैं बोलूं कि हीट एनर्जी प्रोवाइड करूं। हीट एनर्जी कैसे प्रोवाइड करी जाएगी? बाय हीटिंग। यदि मैं किसी मेटल की सरफेस को गर्म करता हूं तो ड्यू टू द हीटिंग क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स विल गेन द एनर्जी एंड दे विल बी एबल टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। गर्म करने से जो सरफेस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊर्जा को लेंगे और उस सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एकदम सिंपल भाषा में मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा है यहां पर, दूसरा होता है आपके पास में फील्ड एमिशन। कौन सा होता है? फील्ड एमिशन। अब ये फील्ड एमिशन क्या होता है भैया? फील्ड एमिशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? मैंने बोला वी अप्लाई अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग होता है भैया? तो ये होता है 10 टू द पावर 8 वोल्ट्स पर मीटर की रेंज का। 10 टू द पावर 8 वोल्ट्स पर मीटर की रेंज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहां पर लगाते हैं, और ऐसा करने से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जा सकता है। सो ये दूसरा तरीका हो गया जिसे बोला है फील्ड एमिशन, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को समझ में आया होगा, तापीय उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, ऐसे नाम आए होंगे। तीसरा है फोटो एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मैं यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं। अब भैया ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है कि जब हम लोग किसी मेटल की सरफेस पर क्या करें, लाइट डालें। अब ये जो लाइट होगी उसकी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, एक लाइट का यहां पर इस्तेमाल किया गया है, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी का जब मैंने इस्तेमाल किया तो यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया तो इसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और ये जो इफेक्ट है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकल के आया है, इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। बेसिकली आपको इस चैप्टर के अंदर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब यहां तक मैंने आपको कवर किया। इसके आगे जब आप जाओगे तो यहां पर आपको 2-3 ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगे। एक आएगा हर्ट्ज करके साइंटिस्ट आएगा, हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशन, फिर आएंगे लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन, फिर आएंगे हॉलवेक के ऑब्जर्वेशंस। और मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस एक जैसे ही हैं, ये सब एक ही लैब में, एक इनमें से दो स्टूडेंट है और एक उनका प्रोफेसर है, गाइड है, ठीक है। सो ये एक ही साथ में एक ही कहानी यहां पर चल रही है। सो हम लोग यहां पर जरा देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया? अटक गया यार। ओके,
ओके कोई बात नहीं। अब यहां पर क्या है, देखो मैं यहां से आगे आपको स्टार्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, और वो है यहां पर सबसे पहले जो आएंगे वो आएंगे हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है। अब देखो यहां पर आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे प्रॉब्लम हो रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक्चुअली क्या होगा, ये ओवरलैपिंग हो गई है इसके ऊपर में। आपको ऊपर में छोटा छोटा सा हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन शायद दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी इस समय थोड़ा सा आपको परेशानी होगा पढ़ने के लिए। लेकिन देखो पॉइंट्स को देखते चलिए, यदि कोशिश कीजिए, यदि पढ़ पाते हैं तो ठीक है, अच्छी सी बात है, नहीं तो आप लोगों ने जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही पॉइंट्स मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं क्या है कि भैया देखो हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया कि हर्ट्ज भाई साहब स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एक्सपेरिमेंट पर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। जब वो काम कर रहे थे तो उस समय उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में क्या किया, उसे डिस्कवर किया। तो उनके जो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे वो किसके लिए चल रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो प्रोड्यूस कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में स्पार्क डिस्चार्ज के थ्रू वो कर रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, दो प्लेट्स ली थी। क्या ली थी, दो प्लेट्स ली थी। एक प्लेट को नाम दिया था एमीटर प्लेट, एक प्लेट को नाम दिया था कलेक्टर प्लेट। अब यहां पर क्या किया था, उसके बीच में उन्होंने एक हाई वोल्टेज अप्लाई किया था, और साथ ही साथ में यहां पर अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल किया था। और उसमें उन्होंने अल्ट्रा वायलेट लाइट से एमीटर प्लेट को क्या करने की कोशिश की थी, इल्यूमिनेट करने की कोशिश की थी। अब इसके कारण क्या हुआ कि वो जो जिस मेटल की सरफेस पर लाइट गिर रही थी, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। बेसिकली उस समय उन्हें मालूम नहीं था कि भैया ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देखो ये 1887 की बात है। कहां की बात है, 1887 की बात है। और इलेक्ट्रॉन को 1897 में थॉमसन ने बताया, तो 10 साल पहले की बात है। तो कुछ तो भी उसने बोला यार, चार्ज पार्टिकल यहां से कुछ तो भी निकले हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब ये कैसे निकले होंगे, तो हुआ ये कि आप लोगों को अभी मैंने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन समझाया, उसमें क्या हुआ, जब लाइट गिरी मेटल की सरफेस पे, तो जो सरफेस के पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने इस आने वाले रेडिएशन से या आने वाली लाइट से कुछ एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और इस एब्जॉर्ब एनर्जी के कारण वो जो सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बना था, उस फोर्स को वो क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए, और मेटल की सरफेस से यहां से बाहर निकलने में, एस्केप करने में कामयाब हो गए। दीज वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ हर्ट्ज। ये हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशंस थे। ये दोबारा आ गया क्या, ओके ठीक है कोई बात नहीं, एक आध बार हो जाता है। अब देखो मैं एक बात बताता हूं, हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशंस के बाद में अगले आएंगे आपके पास में हॉलवेक और लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन। और ये ऐसा कुछ तो भी डायग्राम आएगा, ठीक है, सबके लिए सेम डायग्राम है, सबके लिए सेम डायग्राम है, चाहे हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशंस हो, चाहे लेनार्ड के ऑब्जर्वेशंस हो, चाहे हॉलवेक के ऑब्जर्वेशंस हो, या फिर हम लोग आगे चल के आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर में भी सेम डायग्राम का ही इस्तेमाल होने वाला है। अब देखो आपको अब ऐसा फील होगा कि मैं 3 बार सेम चीजें बता रहा हूं, अभी हर्ट्ज में बताई, अब उसके बाद में मैं हॉलवेक और लेनार्ड के केस में भी बता रहा हूं कि भैया देखो यही डायग्राम आएगा, ठीक है, यही डायग्राम आने वाला है। सो इस डायग्राम को जरा हम लोग समझते हैं। तो देखो यहां पर है ये प्लेट्स वगैरह, ये डायग्राम वगैरह दिया गया है। यहां पर एक क्वार्ट्ज विंडो बनाई हुई है, यहां पर फोटो सेंसिटिव प्लेट बनाई गई है, इसके बाहर में एक एक्सटर्नल सर्किट लगाया हुआ है जिसे मैंने कम्यूटेटर स्विच से जोड़ा गया है। यहां पर एक बैटरी लगाई है, एक माइक्रो एम्पियर एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, और ये वो प्लेट है जो कलेक्टर प्लेट है, ये वो प्लेट है जो एमीटर प्लेट है। सब कुछ वही सेटअप बार बार आएगा, तो ठीक है, तो एक बार में देख लेते हैं हम लोग, या फिर आगे चल के एक बार हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेंगे। अभी तो हम लोग बात करते हैं लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन की। तो लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, लेनार्ड ने भी वही ऑब्जर्व किया कि भाई जब हम लोग क्या करते हैं कि इस एमीटर प्लेट पर अल्ट्रा वायलेट लाइट गिराते हैं, कौन सी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट गिराते हैं, तो ये जो दो इलेक्ट्रोड्स थे, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स थे, इनके बीच में क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, और ये सर्किट तभी इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगा, कौन से वाले में, ये जो नीचे सर्किट दिख रहा है क्या आपको, इसमें यदि करंट फ्लो हो रहा है, ये तो तभी पॉसिबल है यदि यहां से लेकर के यहां तक करंट का फ्लो हुआ हो। ये लेनार्ड का मेन ऑब्जर्वेशंस है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि अब देखो इसने और क्या क्या देखा। इसने देखा कि जैसे ही मैंने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोक दिया, जैसे ही मैंने अल्ट्रा वायलेट लाइट जो गिर रही थी उसको रोक दिया, तो जो फ्लो होने वाला करंट है वो भी क्या हो गया, रुक गया। वो भी क्या हो गया, रुक गया।
लेकिन फिर से यदि मैंने इसको अल्ट्रावायलेट लाइट को चालू किया तो फिर से करंट फ्लो होना चालू हो गया। तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ यहां पर खास बात है, और यह खास बात यह बताती है कि भैया जब हमारी इस सी वाली जो प्लेट है, जो कि एमीटर प्लेट है, इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट गिरी है, मतलब यहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इस सर्किट को उन्होंने क्या किया होगा, कंप्लीट किया होगा। बात समझ में आ रही है? सो देखो ये यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, बार बार सेम सेम चीज आने वाली है, देख लीजिए, कुछ नहीं है नया, कुछ नहीं है, सेम चीज है जो मैं हर्ट्ज में बोला हूं वही यहां पर भी है, नया कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बोला ना इनमें से 2 स्टूडेंट हैं और एक उनका टीचर है भैया, ठीक है, ओके, सेम ऑब्जर्वेशंस, बस नाम 3 बार आए। कहानी मेन इंपॉर्टेंट चलेगी कहां पर, जब हम लोग बात कर रहे होंगे किसकी, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में, वही कहानी, वो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, सब में नोटेशन वही आएंगे, सब में सेम चीजें आने वाली हैं। ओके, श्योर हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर क्या है ना, देखो यहां पर आपको एक एनिमेशन जैसा है, एनिमेशन तो नहीं है पूरा बट एनिमेशन जैसा है, और ये है आपका हॉलवेग का, किसका ऑब्जर्वेशंस है, हॉलवेग के ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसको पहले हम लोग यहां पर एक एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया, एक जिंक की प्लेट ली और इसे नेगेटिवली चार्ज बनाया, इसे क्या कर दिया, इसे नेगेटिवली चार्ज बना दिया। मैंने बोला ठीक है, अब इस नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट के ऊपर में हम लोगों ने लॉन्ग रेडियो वेव्स डाली हैं। क्या करी हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स डाली हैं, ये देखो लॉन्ग रेडियो वेव डाली इसके ऊपर। अब जब लॉन्ग रेडियो वेव डाली तो हमने देखा कि इस नेगेटिवली चार्ज जिंक की प्लेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने बोला अरे वाह, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक बात बोलो, जब आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो मान के चलो, तो आप कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके देखोगे कि नहीं देखोगे कि बस एक कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब जब आप लेबोरेटरीज में प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, मान के लो फिजिक्स के ऐसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं जहां पर करंट वगैरह से रिलेटेड है, तो आप उस रेजिस्टेंस बॉक्स में से अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल के देखते हो कि नहीं देखते, यार रीडिंग क्यों नहीं आ रही है। हालांकि लैब के अंदर में आपको पता रहता है कि हाँ, जो आपका प्रैक्टिकल करवाने वाले जो सर होते हैं वही आपको बता दे भैया ये निकाल, देखो ये निकालना, इतने पे आपको परफेक्ट रीडिंग मिलेगी। लेकिन ये बंदा भाई लैब में कर रहा है प्रैक्टिकल, वहां पे मालूम नहीं है, पहली टाइम है, तो बहुत सारे ट्रायल होंगे, बहुत सारे एरर्स होंगे। तो उसने क्या देखा कि जब हम लोगों ने रेडियो वेव्स को डाला जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है, लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो वेव्स को जब हमने डाला, तो नेगेटिवली चार्ज जिंक की शीट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ चालू की और हम लोगों ने बोला कि इसकी इंटेंसिटी को चेंज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसकी इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, और इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए हम लोग एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं। ध्यान से देखिए, वेव हिली होगी थोड़ी सी, आप देखिए पहली वाली वेव को देखिए छोटी है, अब देखिए अब ये बड़ी हो गई, पहले क्या थी, छोटी थी, अब मैंने क्या कर दी, बड़ी कर दी। तो बड़ी जब करी है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाया है, और एम्पलीट्यूड बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ती है। तो ध्यान रखने ये पॉइंट है एक इंपॉर्टेंट, एज योर एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज। अब ये इंटेंसिटी वर्ड्स पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए पहले इतना तो सीखो कि भैया ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, आपकी इंटेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब इंटेंसिटी हमने इंक्रीज करके देख ली। बेसिकली इंटेंसिटी का मीनिंग होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब आपने एनर्जी बढ़ा दी, किसकी एनर्जी बढ़ा दी, जो आने वाली लाइट थी उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया। लेकिन हम लोगों ने पाया कि अब भी इस नेगेटिवली चार्ज जिंक की शीट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पहले भी नेगेटिव थी और अभी भी नेगेटिव है। अब क्या किया जाए, तो अब हम लोग परिवर्तन तो करेंगे, परिवर्तन जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको ही हटा दिया यहां से, ये काला काला ब्लैक दिख रही है अभी लॉन्ग रेडियो वेव। वैसे मैं आपको बता दूं रेडियो वेव भी आपको नहीं दिखने वाली है, मुझे भी नहीं दिखती है, मैं भी इंसान हूं, ठीक है, तो मुझे भी नहीं दिखती है तो आपको भी नहीं दिखेगी, दिख तो किसी को भी नहीं रही है। तो अब इन्होंने क्या किया, बेसिकली क्या होता है ना, एक फ्रीक्वेंसी से हमें पता लगता है कि भैया ये कौन सी वेव है, ठीक है, किससे पता लग जाता है, फ्रीक्वेंसी से। तो हमने क्या किया, अब लॉन्ग रेडियो वेव को हटाया और हम लोग यहां पर लेके आए अल्ट्रा वायलेट लाइट रे। अब देखो कौन सी लेके आए, अल्ट्रा वायलेट। तो नीली हो गई क्या, इसलिए वॉयलेट कलर की दिखा रही है इसके लिए, बात समझ में आ रही है। तो अल्ट्रा वायलेट रे डाली मैंने इसके ऊपर, और जब मैंने अल्ट्रा वायलेट रे डाली तो मैंने देखा कि कुछ समय पश्चात ये जो नेगेटिवली चार्ज जिंक की शीट थी वो न्यूट्रल हो गई है या फिर अनचार्ज्ड हो गई है, उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब ये मैंने नहीं देखा, ये देखने वाले कौन थे, हॉलवेग थे। कौन थे, हॉलवेग थे।
अब देखो उन्होंने ये बात यहां पर सीखी कि जब नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज डाली गई तो वो न्यूट्रल हो गई या अनचार्ज हो गई। इसी के साथ में उन्होंने एक पॉइंट और ऑब्जर्व किया कि क्या, अब इस एक्सपेरिमेंट को वो और आगे करते रहे, भैया नेगेटिव वाली जो प्लेट थी वो अनचार्ज हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग क्या करते हैं, अनचार्ज प्लेट ले लेते हैं। तो उन्होंने इस बार अनचार्ज प्लेट ली और उस पर फिर वही सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। तो उन्होंने पाया कि ये जो अनचार्ज प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। वो कैसी बन जाती है, पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। और यहां से कंक्लूजन की तरफ वो बढ़े, क्या बढ़े कि भाई अल्ट्रावायलेट लाइट रेज गिराने से मेटल की सरफेस से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकल के आते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकल के आते हैं। और ये पूरी कहानी है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो बाहर निकल के आते हैं, उन्हें बाद में बोला गया इलेक्ट्रॉन्स। और सिंस ये इलेक्ट्रॉन्स लाइट के गिरने के कारण बाहर आए हैं, तो इन्हें हम लोगों ने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पूरा फिनोमिना है, इसे हम लोगों ने नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बात याद रखना, आइंस्टाइन सर ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज नहीं की थी, नहीं तो पता लगा, क्योंकि पढ़ेंगे वही हम लोग, पढ़ने वाले वही हैं पूरी कहानी में, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आप वही कराएं। ठीक है, आर यू श्योर, पक्का है? चलो हम लोग आगे बात करेंगे कि भैया एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फिर से वही सेम डायग्राम आया, क्या है। अब देखो इस डायग्राम के बारे में मैं कुछ छोटी छोटी सी बातें करता हूं, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में, और इसी के साथ में आज के लेक्चर को हम लोग यहां पर समाप्त करेंगे। बाद में आगे और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आज को यहां पर हम लोग समाप्त करेंगे। देखो इस कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, नीचे है आपकी एक बैटरी, नीचे क्या है, एक बैटरी है। इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर में यहां पर है एक रियोस्टेट, ठीक है, यहां पर है माइक्रो एमीटर, और इस जगह पर है यहां पर वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर है, माइक्रो एमीटर है। फिर यहां पर एक कम्यूटेटर स्विच है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ये क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है कनेक्शंस की। ठीक है, ओके। यहां पर ऊपर में एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, मतलब यहां पर इसके अंदर में हम लोगों ने वैक्यूम जैसा क्रिएट कर रखा है। फिर इसके अंदर में दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, जिसमें से एक जो इलेक्ट्रोड है वो है फोटो सेंसिटिव प्लेट है। कैसी है, फोटो सेंसिटिव है। और यहां पर ऊपर में एक विंडो है, और यहां से हम लोगों ने एक सोर्स लगा रखा है। जो ये वाली जो प्लेट है, दूसरी प्लेट नंबर ए, ये भी आपकी कैसी है, मेटल की ही प्लेट है। और इस बैटरी के थ्रू हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि भैया सी वाली प्लेट है, ये ए वाली प्लेट है, इसको नेगेटिव चार्ज पहुंचाया है और इसको पॉजिटिव चार्ज पहुंचाया है। मतलब ए पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है क्या, आर यू श्योर, इतना समझ में आया? ये है इसके कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। अब हम लोग जब इसकी वर्किंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्किंग की बात करते हैं, तो मैंने इस डायग्राम को दोबारा नहीं लिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एक एक करके पॉइंट करता हूं मैं। जो बोल रहा हूं वो आपको थोड़ी देर बाद अगली स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कैसे कि हम लोगों ने क्या किया, बाहर की बैटरी से ये फील्ड वगैरह यहां पर क्रिएट कर दिया। इस पे सी पे कौन सा चार्ज लेके आए, नेगेटिव, ए पे कौन सा लेके आए, पॉजिटिव। इसका मतलब है यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो मैंने बोला यस, आपको समझ में आना ही चाहिए। अब देखो मैं इसको साफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसको आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। अब हम लोगों ने यहां पर क्या किया है कि ये जो सोर्स है, इस सोर्स से लाइट डाली जा रही है सी पर, दैट इज योर एमीटर प्लेट। सोर्स से एमीटर प्लेट पर लाइट गिरती है जो कि क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू होते हुए आती है। अब क्या हुआ, ये जो लाइट जब इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिरेगी तो इस मेटल से, इस मटेरियल से क्या होगा, इस सरफेस के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे विल एक्वायर द एनर्जी। वो इस लाइट से आने वाली एनर्जी को एक्वायर करेंगे। अब सिंस यहां पर इस सर्किट के अंदर में क्या हो रहा है कि इस पर यहां पर तो है नेगेटिव चार्ज, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, तो होगा क्या, यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो पाएगा कि भैया यहां पर नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट पर, तो ये इसको रिपेल करेगा। जबकि ये जो ए वाली प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम सी टू ए, फ्रॉम सी टू ए। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बाहर निकले हैं वो सी से निकलेंगे और ए की तरफ चलना
चालू कर देंगे। और जब ऐसा हुआ तो हमने पाया कि इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर में करंट फ्लो होने लग गया है। बात समझ में आ रही है? यहां पर आपको पढ़ने के समय एक पॉइंट मिलेगा कि प्लेट ए इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एमीटर प्लेट सी, ऐसा मिलेगा। इसका मतलब वही है जो मैं यहां पर समझा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? चलो, जो मैंने वर्किंग लिखी है इसको अब एक एक करके पॉइंट आपके सामने आता चले जाएगा। अब देख लीजिए भैया यहां पर क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं। क्या ये वही पॉइंट हैं जो मैंने आपको बोले हैं? अब देखो यहां पर ये सारी चीजें एक एक करके आपके पास में आ रहा है। एक बार आप लोग इसको देखिए, आप चाहें तो लिख के ले सकते हैं। एनसीईआरटी में यही डेटा गिवन है, सब कुछ वैसे ही है। देखो, कुछ एक बात बताओ, मैं कुछ नया थोड़ी पढ़ा दूंगा यार, आपको जो गिवन है वही पढ़ाऊंगा। बस क्या है, थोड़ा सा सिंपल वे में मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? यस और नो? यदि ये बात आपको समझ में आई है तो हम लोग यहां पर अपने आज के इस लेक्चर को यहां पर अपना क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। हम लोगों ने कहां तक कवर कर लिया है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक हम लोगों ने अपना टॉपिक कवर कर लिया है। इसके आगे का जो पोर्शन है, मतलब अब देखो इसमें से करंट फ्लो होने लग गया, जिसे हम लोग फोटो करंट नाम देंगे। अब इसका वेरिएशन कैसे होता है, किस प्रकार से हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, और क्या क्या इस सेटअप के अंदर में चेंजेस किए जाएंगे, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना रहेगा। लेकिन आज हम लोग नहीं करेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही है। बस सो आप लोग पढ़ते रहिए। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, यहां तक जो आपकी हेडिंग है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक, एनसीईआरटी में से एक बार पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़िए। आपको स्लाइड्स पे लिखा हुआ डेटा एक बार आप लिख के लीजिए। नोट्स प्रॉपरली बनाते चलिए। नोट्स प्रॉपर बनाएंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। और देखो मैं आपको बता दूं, हर्ट्ज, लेनार्ड, हॉलवे की 3 बार सेम चीजें 3 बार पढ़नी है और कुछ नहीं है। इसमें से क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन हाँ फिर भी आप लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि पॉइंट कर लें, नोट डाउन कर लें कि कहां पर यहां पर क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता। जैसे स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू पूछ ली भैया आपसे एग्जाम में, अरे पूछ सकता है ना यार, क्या दिक्कत है? नहीं पूछ सकता? क्यों नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, आज के लिए इतना। कोई परेशानी हुई किसी को? मुझे उम्मीद है किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई सबने एकदम ध्यान से पढ़ाई है, ध्यान से मन लगा के पढ़ना है, बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। ठीक है, सो बढ़िया, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।